हेलो एवरीवन और वेलकम। तो चलिए आज हम फैमिली लाइफ साइकिल के सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है अहम स्टेज, द बिगिनिंग फैमिली। यानी हम ये समझेंगे कि एक परिवार की नींव, उसकी शुरुआत कैसे होती है। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक परिवार की शुरुआत कैसे होती है। फिर हम इंडिया में शादी के गहरे मतलब को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नए रोल्स और जिम्मेदारियों की। फिर हम एडजस्टमेंट की कला को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में कुछ ऐसी की बातें जो आपको एज अ काउंसलर हमेशा याद रखनी है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अ फैमिलीज बिगिनिंग। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसानी से ब्रेक डाउन करते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये फैमिली लाइफ साइकिल का एस्टैब्लिशमेंट फेज है। ये शादी से शुरू होता है और पहले बच्चे के होने तक चलता है। सोच के देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिशन है, एक सिंगल इंडिविजुअल से एक मैरिड पेयर बनने का सफर। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जहां वेस्टर्न कल्चर में नए कपल अक्सर अपना अलग घर बसाते हैं, वहीं इंडिया में आमतौर पर यह सफर हस्बैंड के माता पिता के साथ उन्हीं के घर में शुरू होता है। तो जॉइंट फैमिली सेटअप को ठीक से समझने के लिए हमें इंडिया में शादी के मायने को गहराई से जानना होगा। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेक्शन, मीनिंग ऑफ मैरिज। और ये सवाल एज अ फ्यूचर काउंसलर आपको हर कपल से पूछना पड़ेगा, उनके साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों की पर्सनल चॉइस से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फंडामेंटली इंडिया में शादी दो इंडिविजुअल्स का यूनियन कम और दो परिवारों का अलायंस ज्यादा माना जाता है। ये एक सोशल ड्यूटी है, फैमिली और कम्युनिटी के प्रति एक जिम्मेदारी है। अब देखिए, अलग अलग धर्मों में इसका मतलब कितना अलग हो जाता है। जैसे हिंदुइज्म में शादी को एक सैक्रमेंटल बॉन्ड माना जाता है, एक पवित्र बंधन। और ये किया जाता है धर्म के लिए, यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ्स पाथ। अब अगर हम दूसरे धर्मों को देखें तो इस्लाम में इसे निकाह कहते हैं, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं क्रिश्चियनिटी में ये एक यूनियन है जो ईश्वर की मर्जी से होता है, एक रिलीजियस और मेंटल बॉन्ड। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, राइट? हमारी डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, सिखिज्म में शादी को आनंद कारज कहते हैं, यानी एक ब्लिसफुल यूनियन जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। ये सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब जब हमने समझ लिया कि शादी कितना बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद लाइफ पहले जैसी नहीं रहती, और इसी के साथ आते हैं नए रोल्स और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले क्या होता था, बिल्कुल क्लियर कट रोल्स थे, हस्बैंड ब्रेड विनर और हेड ऑफ द फैमिली, और वाइफ होम मेकर या केयर गिवर। लेकिन आज आप देख रहे हैं सोसाइटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। कपल्स अब ज्यादा फ्लेक्सिबल और शेयर्ड रोल्स अपना रहे हैं, जहां दोनों के सेल्फ फुलफिलमेंट पर फोकस होता है। एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं रोल कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ये एक टेक्निकल टर्म है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स एक दूसरे के रोल्स को सपोर्ट करें, एक पजल के दो पीसेस की तरह फिट हो जाएं। इससे शादी में एक संतुलन, एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो आपके लिए एज काउंसलर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। क्योंकि नए कपल्स के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस अक्सर एडजस्टमेंट के ही होते हैं। सबसे पहला और आई वुड से सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट है एक स्ट्रॉन्ग मैरिटल कोएलिशन बनाना। यहाँ कपल को अपने फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी जिस परिवार में वो पैदा हुए, से शिफ्ट होकर अपनी नई फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी जो परिवार वो बना रहे हैं, को प्रायोरिटी देनी होती है। ये कहना आसान है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करना बहुत मुश्किल। ये मैं और तुम से हम बनने का सफर है। इसका मतलब है कपल को एक नया वी बनाना पड़ता है, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनानी पड़ती है, अपने खुद के रूल्स और एक नई शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ। अगला चैलेंज तो और भी बड़ा है, इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स, यानी अपने पेरेंट्स और अपने इन लॉज के साथ रिश्तों को मैनेज करना। एक तरफ आपके अपने माँ बाप हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टनर के। इन सब के बीच में अपनी नई लाइफ को बैलेंस करना। और इसकी एक ही चाबी है, हेल्दी कम्युनिकेशन। इसको ऐसे सोचिए, शादी के बाद एक कपल एक साथ तीन नावों में सवार हैं। एक उसकी फैमिली की नाव, एक उसकी फैमिली की नाव, और तीसरी उनकी अपनी नई नाव। आपके क्लाइंट्स हमेशा इन तीनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और इन बड़े बड़े फैमिली इश्यूज के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। कहाँ रहना है, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर, एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है,
और इन सबके नीचे सबसे ज़रूरी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करना है। ओके, सो लेट्स क्विकली समराइज। जो बातें हमने आज सीखी हैं उन्हें पॉइंट्स में देख लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस में हमेशा काम आएंगी। ये 5 बातें आपकी काउंसलिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन है। इन्हें कभी मत भूलना। नंबर 1, इंडिया में शादी 2 लोगों का नहीं 2 परिवारों का अलायंस है। 2, सबसे बड़ा शिफ्ट है अपनी पुरानी फैमिली से नई फैमिली को प्रायोरिटी देना। 3, ट्रेडिशनल रोल्स अब टूट रहे हैं। 4, एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। एंड 5, सबसे इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन हर ताले की चाबी है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, इस पर ज़रूर सोचिएगा। एज अ काउंसलर आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? कपल्स को एक नया वी बनाने में मदद करना, लेकिन इस तरह कि इस वी में उनका मी कहीं खो ना जाए। थिंक अबाउट इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछली क्लास में हमने फैमिली लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस का एक ओवरव्यू लिया था। आज एज वी प्लान्ड वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू पार्ट 2 ऑफ यूनिट 11। हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेज, द बिगिनिंग फैमिली स्टेज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है हमारा रोड मैप आज के लिए। विल स्टार्ट विद शादी के बाद एडजस्टमेंट्स, सोशल चेंजेस के आते हैं। फिर हम 2 सबसे बड़े हर्डल्स पे फोकस करेंगे, पावर और पैसे का खेल। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेसर्स, सच का सामना जब हनीमून पीरियड खत्म होता है। फिर हम परिवार बढ़ाने का फैसला एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली एज अ काउंसलर आपके लिए द फाउंडेशन यानी की टेकअवेज क्या हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन। देखिए, शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलान नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का मिलान है। यहाँ सेक्शन 1 में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक नया कपल अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कम्युनिटी के साथ नए रिश्ते कैसे बनाता है। सोच के देखिए, शादी से पहले आपकी एक इंडिविजुअल सोशल लाइफ होती है, राइट? आपके अपने दोस्त। लेकिन शादी के बाद दैट एंटायर सोशल वर्ल्ड हैज टू बी रीबिल्ड। आपके दोस्तों को आपके स्पाउस को एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड वाइस वर्सा। आप सोशल इवेंट्स में अब एक आई की तरह नहीं, एक वी की तरह जाते हैं। और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एडजस्टमेंट ऑफन वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि टिपिकली उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हस्बैंड की फैमिली और सोशल सर्कल में इंटीग्रेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन 2 इश्यूज की जो किसी भी नई शादी में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉमन और सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं, पावर डायनामिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पावर और पैसे का खेल। तो ये पावर डायनामिक्स है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इन-लॉज, पेरेंट्स, यहाँ तक के सिबलिंग्स के बीच में भी हो सकती है। घर में डिसीजंस कौन ले रहा है, रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सब पावर इक्वेशन का हिस्सा है। और ये इक्वेशन अक्सर तब और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब वाइफ एम्प्लॉयड हो। Now, this quote here is absolutely crucial. Please, इसे हमेशा याद रखिएगा. Absence of conflicts over power is not an indication of the absence of the power game. मतलब अगर झगड़ा नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पावर गेम नहीं चल रहा। As future counselors, आपको ये समझना होगा कि पावर गेम्स अक्सर बहुत सटल, बहुत इनडायरेक्ट होते हैं। आपको उनके कोवर्ट मैनिफेस्टेशंस को पहचानना सीखना होगा। और पावर से ही जुड़ा है पैसा। एक नई शादी में फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। दोनों पार्टनर्स अक्सर अपने करियर की शुरुआत में होते हैं। ऊपर से अ होल लॉट ऑफ सोशल प्रेशर। एक अच्छी गाड़ी दिखनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, और इस चक्कर में कपल्स कभी कभी स्टेटस के लिए कर्ज में भी डूब जाते हैं। और अगर वाइफ कमा रही है तो आमदनी तो बढ़ती है, पर साथ में नई कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं कि वो पैसा कहाँ, कैसे और कब खर्च किया जाएगा। तो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी फेड होने लगती है, एंड देन द रियलिटी चेक बिगिंस। इस सेक्शन में हम उन्हीं कॉमन स्ट्रेसर्स और चैलेंजेस की बात करेंगे। सबको लगता है कि शादी के बाद लाइफ एक बेड ऑफ रोजेस होगी, है ना? सारी प्रॉब्लम जैसे गायब हो जाएंगी। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से नहीं मिलती तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होता है। तो सवाल ये है, बेड ऑफ रोजेस के बाद असलियत क्या है? यहाँ आप कुछ कॉमन स्ट्रेसेस देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेन, वाइफ के एम्प्लॉयमेंट से जुड़े इश्यूज, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक की पॉइंट यहाँ पर है, द एंड ऑफ द इनिशियल आइडियलाइजेशन फेज। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जब आपको अपने पार्टनर की वो आइडियल इमेज नहीं बल्कि असली इंसान दिखना शुरू होता है, उसकी सारी फ्लॉज और इम्परफेक्शंस के साथ। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या एक पानी की बॉटल, एक सिंपल वाटर बॉटल, डिवोर्स का कारण बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है, राइट? रिडिकुलस।
लेकिन कभी-कभी जिन छोटी-छोटी चीज़ों को हम पेटी इश्यूज कहते हैं ना, वही एक शादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। और ये इस पॉइंट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एंड बिलीव मी, दिस इज अ रियल केस। एक कपल का डिवोर्स हो गया शादी के सिर्फ 15 दिन बाद। क्यों? क्योंकि वाइफ ने जिद की कि वो हनीमून पर सिर्फ बॉटल्ड वाटर पिएगी। देखने में तो ये पानी की बॉटल पर जाग रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या छुपा हो सकता है? लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस, पैसे खर्च करने की आदतें, कंट्रोल के इश्यूज। द क्रूशियल पॉइंट इज नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पेटी इश्यूज। ओके, सो जब कपल्स इन शुरुआती चैलेंजेस को नेविगेट करना सीख जाते हैं, सोशल सर्कल से लेकर पानी की बॉटल्स तक, तब वो अक्सर अपनी लाइफ के अगले बड़े स्टेज की तरफ देखते हैं। कपल लाइफ में एडजस्ट होने के बाद फैमिली लाइफ साइकिल का अगला बड़ा डिसीजन आता है, बच्चे पैदा करने का फैसला। और इस ट्रांजिशन के भी अपने यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। आज की दुनिया में चाइल्डलेसनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके दो कैटेगरीज हैं। एक है फोर्स्ड चाइल्डलेसनेस यानी इनफर्टिलिटी, जब एक कपल बच्चे चाहता है लेकिन कंसीव नहीं कर पाता, और हमारी सोसाइटी में इसका ब्लेम अक्सर और बहुत अनफेयरली औरत पर डाल दिया जाता है। दूसरा है वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस, जहां एक कपल कॉन्शियसली अपनी मर्जी से बच्चे ना पैदा करने का फैसला लेता है। तो कपल्स वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस क्यों चूज करते हैं? इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। शायद वाइफ अपने करियर में इंटरप्शन नहीं चाहती, या बच्चों को पालने का फाइनेंशियल बोझ बहुत ज्यादा लगता है। कभी कभी वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और कभी कभी सिंपली उन्हें बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक नया इमर्जिंग ट्रेंड है जिसे आपको एज अ काउंसलर समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर में इन सारी प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट्स और स्ट्रेसेस का मतलब क्या है? देखिए, एज अ फैमिली काउंसलर आपका काम इन प्रॉब्लम्स को प्रोग्रेस में बदलना है। हर चैलेंज एक कपल के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने की। और इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस कोट में छुपा है। प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। टू एक्सपीरियंस मैरिटल सैटिस्फैक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिन चीजों से आप ठोकर खा रहे हैं, उन्हीं को उठाकर अपनी शादी की नींव का पत्थर बना लीजिए। पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर फोकस करना, इट्स एसेंशियल। तो एज अ काउंसलर आपका प्रैक्टिकल रोल क्या है? नंबर 1, आपको उन छुपे हुए पावर गेम्स को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, आपको कपल्स की हेल्प करनी है फाइनेंशियल स्ट्रेस को नेविगेट करने में। नंबर 3, आपको उन्हें उन पेटी इश्यूज पर कम्युनिकेट करना सिखाना है। और नंबर 4, आपको उन्हें लाइफ के हर नए ट्रांजिशन में गाइड करना है। इन शॉर्ट, आपका काम है उनकी फाउंडेशन को मजबूत करना। तो मैं ये लेक्चर आपके लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। एज अ फ्यूचर काउंसलर आप इस नॉलेज को कैसे यूज करेंगे? आप कपल्स को उनके स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ढूंढने में और उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म करने में कैसे हेल्प करेंगे? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास।